हम प्रारंभ करते हैं गद्य के विविध आयाम और इस किताब का अंतिम पाठ हंसी ने की भविष्यवाणी। जैसे कि आपको याद दिलाता हूं कि हमने इसके पहले इस किताब में मेरा विद्यार्थी काल महात्मा गांधी ये पाठ देखा। नंबर 2, तू तो मुझसे भी अभागा है। नंबर 3, सदगुरु का कहना है। 4, शाहजहां के आंसू। 5, यशपाल। 6, मेरी अंडमान यात्रा। 7, समाज सेवा। और इस किताब का 8वां और अंतिम पाठ हंसी ने की भविष्यवाणी। यह अंतिम पाठ है जिसके लेखक मनमोहन मदारिया। नाम अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। लेखक का नाम है मनमोहन मदारिया। इन्होंने लिखा हंसी ने की भविष्यवाणी। और यह पाठ किस प्रकार की विधा है? लोक कथा। तो यहीं पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि हंसी ने की भविष्यवाणी यह पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? जवाब होगा लोक कथा। इस पाठ के लेखक कौन है? मनमोहन मदारिया। अंतिम पाठ, और आपको तुरंत 2 हफ्ते में परीक्षा का सामना करना है। हंसिनी, हंस और हंसिनी, जैसे हम बाघ और बाघिनी कहते, उसी प्रकार हंस जो नर होगा और जो मादी होगी वह हंसिनी। हंसिनी की भविष्यवाणी। भविष्य, ज्योतिष। भविष्य में क्या लिखा है, क्या नहीं, हमारा अच्छा होगा, बुरा होगा, भला होगा, इन सारे के बारे में मनुष्य जाति अनभिज्ञ होती है। क्योंकि अगर किसी को, बड़े से बड़े भविष्यवेत्ता और ज्योतिषी को भी अगर उसका भविष्य में क्या होगा इसका अता पता अगर चल सकता है तो मनुष्य की जिंदगी जीने का मजा किरकिरा हो जाएगा। किसी को भविष्य में क्या होगा वो 100% नहीं कह सकता। और जिस दिन शायद मनुष्य को इस बात का पता चलेगा, जिंदगी का रस नीरस हो जाएगा। भविष्य में क्या, ये जो प्रश्न चिन्ह है वो जब तक बना रहेगा तब तक ही मानवीय जीवन जीने का मजा है। खैर, इसके बावजूद भी भारत जैसा आध्यात्मिक देश, भारत जैसा धार्मिक देश, इसमें ज्योतिष और भविष्य को बड़ी महत्ता दी जाती। आज समाचार पत्र कोई भी खोलकर देखिएगा, वहां भविष्यवाणी होती है। दुनिया की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इस देश की 138 करोड़ जनसंख्या सिर्फ 12 राशि के भविष्य में विभाजित हुई है। और समाचार पत्रों में लिखा हुआ हर राशि का भविष्य, कोई कन्या होगी, मेष होगी, मिथुन होगी, सिंह होगी, इसमें बहुत कुछ, अधिकांश अच्छा भला ही लिखा हुआ होता है। और उसमें जो लिखा हुआ होता है वो क्या सच में सत्य में उतर आता? उसका जवाब नहीं। इसके बावजूद हम भारतीय जनता, जिसे कि बड़ी भोली भाली जनता कहा जाता है, भविष्य जानने की बड़ी इच्छुक, उत्सुक, बेताब होती है। पता नहीं क्यों। जबकि
आज की तारीख में आज हम विज्ञानवादी बने हैं, विवेकवादी बने हैं, विचारवादी बने हैं, देवी देवताओं की तुलना में हम अपने संविधान पर विश्वास करते हैं, क्योंकि देरे हरि पलंगावरी ये मराठी की कहावत न जाने कब काल बाह्य आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है। कोई हरि नहीं है कि जो आपको देने वाला है, आपको कमाना पड़ेगा, कष्ट करनी पड़ेगी, मेहनत परिश्रम बहाना होगा, तब आप आपका इच्छित सपना सत्य में उतार सकोगे। भविष्य वगैरह ये सब कुछ खोखला है, झूठ है। खैर, इसके बावजूद आज हमें अभ्यास के लिए, परीक्षा के लिए तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि मदन मोहन मदारिया ने लिखा है एक लोक कथा के रूप में। क्या लिखते हैं वो? उन्होंने एक राजा की बात कही है। इसके पहले भी राजा की एक कहानी हम पढ़ चुके हैं कथा संचयन में, परीक्षा नामक। वहां किसी दीवान की परीक्षा लेनी थी। अब यहां मनमोहन मदारिया क्या कहते हैं? उन्होंने भी एक कहानी कही है। वे कहते हैं किसी समय एक देश में एक राजा राज करता था। अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसे कोई संतान नहीं, और राजा बड़ी चिंता में फंसा हुआ है। उसके सामने बहुत बड़ा संकट आया है। सारा देश और देश की प्रजा चिंता में है कि राजा के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा, क्योंकि राजा को कोई संतान नहीं, कोई लड़का नहीं। क्योंकि आमतौर पर हम हमारे प्राचीन देश में ये देखते आए कि वंशवाद, राजा के बाद कुर्सी पर कौन बैठेगा? उसका बेटा। बेटा बूढ़ा हुआ तो उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? उसका बेटा, उसका बेटा, बेटा बेटा बेटा। वंशवाद। देश की सारी प्रजा इस चिंता में पड़ी हुई है कि राजा के बाद इस सिंहासन का, इस देश का कामकाज, कारोबार कौन संभालेगा। प्रजा को चिंता है, लेकिन राजा को कोई चिंता नहीं। मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि आप किसी छोटे से अच्छे बच्चे को गोद ले लो, दत्तक ले लो, ताकि आपके बाद वो उस कुर्सी पर बैठेगा, इस देश का राजकाज संभालेगा। लेकिन राजा ने कहा, दो टूक शब्दों में जवाब दिया, भगवान नहीं चाहता कि इस देश के राज सिंहासन पर मेरे वंश का ही कोई राज करे, और मैं भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। देखिए, यहां भी दो बातें हैं कि राजा को संतान क्यों नहीं हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ। तो शायद अप्रत्यक्ष रूप से राजा ये कहना चाहते हैं कि भगवान की मर्जी, भगवान का प्रसाद नहीं मिला, इसलिए बेटा नहीं। और राजा कहता है कि अगर भगवान ने मुझे बेटा ही नहीं दिया, तो भगवान की यह मर्जी नहीं है कि मेरा कोई वंशज इस सिंहासन को संभाले। मंत्री की बात राजा ने नहीं मानी। देश के कई सयाने, बुजुर्ग, अनुभवी लोगों ने भी राजा को सलाह दी, वही सलाह कि किसी बच्चों को गोद में ले लो, लेकिन उनकी भी बात राजा ने नहीं मानी। राजा तो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वही हुआ जो होना था, राजा इस दुनिया से चल बसा। राजा की मृत्यु हुई। अब सही संकट, सही समस्या का सामना करना है कि अब कौन राजा बने। जो सबसे विश्वासु मंत्री थे, वे भी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें भी राजकाज से छुटकारा चाहिए था। आयु उन्हें साथ नहीं दे रही थी।
उस सयाने मंत्री ने सोचा कि ऐसा कोई चतुर आदमी चाहिए कि जिसे राजा बनाया जाए, लेकिन चतुर आदमी कहां मिलेगा, सयाना आदमी कहां मिलेगा। मंत्री ने कई लोगों से पूछताछ की, खोज की, लेकिन ऐसा कोई चतुर, कोई सयाना, लायक व्यक्ति मंत्री को नहीं मिला कि जिसे राजा बनाया जाए। मंत्री बड़ी चिंता में पड़े, उन्हें कोई सूझ नहीं रहा है, क्योंकि राजा बनना कोई साधारण बात नहीं है। केवल कुर्सी पर बैठना नहीं है, सिंहासन पर बैठना नहीं है, कि पूरे देश की जनता का हित अहित, कल्याण अकल्याण, सुख दुख का सवाल है। और किसी गलत आदमी को राजा के रूप में चुना तो पूरा राज बर्बाद हो जाएगा। मंत्री के लिए यह सवाल बड़ा कठिन था, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। और इसी कारण यह मंत्री एक दिन महल के पिछवाड़े गए, जहां एक बहुत बड़ा तालाब था, सरोवर था, सुनसान जगह, शांत जगह। जब भी मंत्री चिंता में पड़ते तो उस जगह पर आते, एकांत में सोचते। अब की बार भी वो उस तालाब के किनारे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि समस्या का हल कैसे निकालें। बड़ी देर हो गई, मंत्री को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तभी एकाएक तालाब के एक किनारे से कुछ बोलने की आवाज मंत्री को सुनाई दे। मंत्री ने बड़ी कान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश की, कि आवाज तो आ रही है, कहां से आ रही है, कौन बोल रहा है। बड़ा शांत होकर मंत्री जी उस आवाज की तलाश करने लगे। तो मंत्री ने उस तालाब के दूर किनारे में को देखा, तो वहां एक हंस और हंसिनी वहां बैठे हैं, और वे हंस और हंसिनी आपस में बात कर रहे हैं। मंत्री जी ने कान लगाकर उस बात को सुनने की कोशिश की, तो मंत्री जी को वह आवाज सुनाई दी। हंसिनी बोल रही थी। हंस को क्या कह रही थी कि आजकल मंत्री जी बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, बड़े दुखी है, क्या बात है। हंस ने जवाब दिया, अरे तुझे मालूम नहीं, अब देश को कोई राजा नहीं है, राजा को कोई संतान नहीं है, इस कारण किसे राजा चुना जाए, इस फिक्र में, इस चिंता में मंत्री बैठे हुए हैं। तो हंसिनी ने हंसकर जवाब दिया, यह भी कोई चिंता करने की बात है, और मंत्री इतनी छोटी सी बात के लिए संकट में पड़े हैं, दुखी हुए हैं। हंस ने बोला, अरे ऐसी कैसी कह रहे हो, ये कोई छोटी सी मामूली बात है, क्योंकि नया राजा चुनना कोई हंसी मजाक का खेल है। हंसिनी बोली, मैंने कब कहा कि यह हंसी मजाक का खेल है, लेकिन इसके लिए एक सीधा साधा उपाय है। हंस बोला, क्या। हंसिनी कहती है कि इसका एक ही उपाय है, जिसका यह देश है वही राजकाज संभालेगा। क्या जवाब दिया, यह देश जिसका है वही राजा बनेगा। हंस बड़ी चिंता में पड़ा। हंस ने जवाब दिया, देश तो राजा का था, देश तो राजा का था। देखिए, गौर से सुनिए, देश तो राजा का था, अब राजा ही इस दुनिया से चल बसा, वो अपना कोई वारिस नहीं छोड़ सका। ऐसे हालात में अब राजा ही नहीं है तो कौन देश को संभालेगा। इस पर हंसिनी ने हंसकर जवाब दिया,
कैसी अनाड़ी, अज्ञान, अनपढ़, मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो? न्याय की बात करो। देश असल में किसका है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देश अंत में किसका है? देश का असली मालिक कौन है? राजा या प्रजा? हंसिनी ने उल्टा सवाल किया हंस को। देश का असली मालिक कौन है? राजा या प्रजा? आप भी जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। देश का मालिक कौन है? हमें सोचना पड़ेगा। बड़ा कठिन प्रश्न है। देश किसका है? देश का असली मालिक कौन? हो सकता है आप में से कोई लड़के ये जवाब देंगे कि देश तो राजा का है। देश तो राजा का है। देश राजा का है। आवाज चली गई क्या? हेलो? हेलो? हाँ सर। आवाज आ रही ना? आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है सर। हाँ आ रही है सर। हाँ। तो हम गलती से जवाब देने की संभावना होती है कि देश का असली मालिक राजा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ऐसे कई राजा हुए, ऐसा कोई लेटर लेकर आए थे भगवान से कि इस देश के मालिक तुम हो। ऐसा तो लेटर कभी किसी राजा ने किसी प्रजा को दिखाया नहीं। फिर देश का असली मालिक कौन? फिर देश का असली मालिक कौन? राजा या प्रजा? हम हजारों सालों से बड़ी अज्ञानता में थे कि देश का असली मालिक राजा है। तो दोस्तों नहीं, हंसिनी कहती है कि देश का असली मालिक राजा नहीं, देश का असली मालिक प्रजा है। क्योंकि प्रजा जिसको चाहे उसको राजा बना सकती है। तो हंसिनी ने कहा मंत्री जी को चाहिए कि वो प्रजा के हाथ में राजकाज सौंप दे। हंसिनी ने कहा कि मंत्री जी ने क्या करना चाहिए कि राजकाज प्रजा को संभालने देना चाहिए, उनके हाथ सौंप देना चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव है? क्योंकि जिस देश की हम बात करें उस देश की आबादी 3 करोड़ थी और 3 करोड़ लोग राजा बनेंगे? इट इज हाईली इम्पॉसिबल। हमारे देश की अगर हम बात करेंगे तो क्या 138 करोड़ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि 138 करोड़ जनसंख्या और उसका एक ही राजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह संभव है क्या? सभी प्रजा कैसे राजा बनेगी? तो हंसिनी ने बहुत अच्छी बात की कि उसने कहा कि राज्य का असली मालिक प्रजा है, राजा नहीं। हंसिनी ने कहा कि प्रजा कुछ होशियार, अच्छे, भलमानस, सज्जन आदमी को चुने, उनका एक कोई मुखिया बनेगा, प्रमुख बनेगा और वह राजा बनेगा। और उसमें तुरंत जोड़ दिया, अगर वो बनाया हुआ, चुन कर दिया हुआ मुखिया ने अगर अच्छा राजकाज नहीं किया तो प्रजा उसे हटाकर किसी दूसरे को राजा बनाएगी।
ये बात जैसे ही मंत्री ने सुनी, मंत्री को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि अच्छा तरीका है कि किसी पर अन्याय ही नहीं होगा, कि जो चाहे प्रजा से चुनकर आएगा और जो सज्जन होगा, भलमानस होगा, जेंटलमैन होगा, होशियार होगा, प्रजा उसे ही चुनेगी। तो मंत्री जी खुश हुए, वो दरबार में आए, उन्होंने कहा कि इस तरह से एक विचार सभा हम गठित करेंगे। जैसे आजकल हमारे यहाँ लोकसभा है, एक विचार सभा गठित करेंगे। हमारे देश की जनसंख्या 3 करोड़ है, वो 3 करोड़ लोग 300 लोगों का चुनाव करेगी। 3 करोड़ लोग 300 लोगों का चुनाव करेगी, यानी कि 1 लाख आदमी एक आदमी को चुनकर देगी। इसे 300 लोग चुनकर आएंगे और ये 300 लोगों में लोग एक मुखिया को, एक प्रमुख को, एक राजा को चुनकर देगी और इसे उन्होंने नाम दिया विचार सभा। नाम भी बड़ा अच्छा है, विचार सभा। राज दरबार में जैसे ही मंत्री जी ने इस बात का ऐलान किया, सारा राज दरबार खुश हुआ मंत्री जी के इस प्रस्ताव को, कि यह बड़ी अच्छी बात है कि किसी पर अन्याय नहीं होगा, वंशवाद नहीं है। जो काबिल आदमी होगा, जो पात्र आदमी होगा, जो लायक होगा, वही इस तरह से चुनकर आएगा। और वो 300 जो चुनकर लोग आएंगे, वो 300 लोग एक प्रमुख को चुनेंगे और वो देश का प्रमुख होगा, वो राजा बनेगा। और ये 300 लोग मिलकर एक कानून बनाएंगे। जैसे आज हमारे देश में संविधान है, कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे और उस नियम और कानून के तहत राजकाज चलेगा। ये बहुत अच्छी बात कही हंसिनी ने। मंत्री ने आकर राज दरबार में यह प्रस्ताव रखा, सारा राज दरबार खुश हुआ और इस प्रस्ताव को दरबार ने स्वीकार किया। चुनाव हुए, प्रजा ने चुनाव होकर अपने 300 अच्छे लोगों को चुनकर दिया। उन 300 लोगों ने एक प्रमुख को चुन लिया, वो राजा बना और फिर उस राजा ने अपनी मदद के लिए 4 आदमी को, अच्छे आदमी को मंत्री बनाया और इन्होंने एक कानून बनाया, नियम बनाया और इस तरह से राजकाज चलने लगा और यह राज बड़ा कल्याणकारी हुआ, प्रजा के लिए हितकारी हुआ, क्योंकि इस राजकाज में प्रजा बड़ी खुश हुई। दिन ब दिन प्रजा अधिक सुखी और अधिक धनी बनती गई। इस प्रकार के नए राजकाज में सभी लोग सुखी रहने लगे और इस कारण अब किसी को भी कोई राजा के प्रति कोई दोष त्रुटि दिखने नहीं लगी। तभी इस तरह से राजा ने कहा कि अब सब लोग खुश हैं, राजा भी खुश है। पुनः एक बार ये जो मंत्री थे, जो बूढ़े हो चुके थे, एक दिन उसी तालाब के किनारे गए। तभी ये हंस और हंसिनी की बातें पुनः एक बार ये मंत्री सुन रहे थे। हंस अपनी हंसिनी को कह रहा था, अरे तूने सुना, अपने देश की प्रजा का, अपने देश में प्रजा का राजकाज कायम हुआ है। अब ये प्रजा का राज है, जनता का राज है। हंसिनी बोली, तो इसमें अचरज की क्या बात है?
आज नहीं तो कल ये होने ही वाला था, क्योंकि जिसका देश वही राजा होगा। मंत्री जी को यह बात सुनकर बड़ी अच्छी लगी और हंसिनी ने कहा, देखना अब धीरे धीरे दूसरे देशों में भी प्रजा का राज कायम होगा और इस देश का जो आदर्श है उसे सभी लोग यहां स्वीकार करेंगे। हंस ने कहा, भगवान करे कि तेरी बात सच हो। मंत्री जी को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। मंत्री जी को लगा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, बुढ़ापे में आखिरी समय मेरे हाथ से कुछ न्याय का काम हुआ, कुछ भला हुआ, मैंने एक काम अच्छा किया। कौन सा काम? कि प्रजा के हाथ में राज्य की बागडोर सौंप दी। और हंसिनी की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच हुई। अब इस एक देश में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इस राज्य का जो आदर्श था उसका अनुकरण किया गया और धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों में इस प्रकार का राज्य स्थापित हुआ। और इसी राज्य को लेखक मदारिया ने नाम दिया है प्रजातंत्र। उसे ही कहेंगे लोकतंत्र, उसे ही कहते हैं लोकशाही, इसी का नाम है डेमोक्रेसी। तो इस तरह से देखिए, लेखक मनमोहन मदारिया ने एक बहुत बड़ा संदेश इस छोटी सी लोक कथा के रूप में दिया है कि नाम बड़ा अच्छा है, लोक कथा। पाठ का नाम भी बड़ा थोड़ा सा चमत्कारिक है, हंसिनी की भविष्यवाणी। लेकिन लेखक इस पाठ के माध्यम से हम छात्रों को यह संदेशा देना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या? अब्राहम लिंकन ने इसकी बड़ी अच्छी परिभाषा की। लोगों ने लोगों के लिए, लोगों के द्वारा स्थापित किया लोगों का राज्य, उसका नाम है लोकशाही। डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। वरना इसके पहले हमारे देश में राजेशाही थी, लश्करशाही थी, तानाशाही थी, हुक्मशाही थी। यहां कोई इस तरह से हिटलर आता था, राज्य करता था, कोई मुसोलिनी आता था, राज्य करता था, मन माना, उसे कोई ना नियम है, कानून है, और वो जनता का शोषण करता था, जनता पर जुर्म, अन्याय, अत्याचार करता था। और ये इतिहास के कई राजा, महाराजा, बादशाह सुख, चैन, विलास, ऐशो आरामी में पलते थे, प्रजा का हित नहीं देखते थे, प्रजा का कल्याण नहीं सोचते थे। और इसी कारण हजारों वर्षों तक इतिहास में इन कई राजा महाराजा अपवाद है, वरना इन्होंने यहां जनता का शोषण किया, जनता पर अनन्वित अत्याचार किया, जनता के न्याय की, सुख की, हित की इन राजाओं ने बात नहीं की। इसीलिए किसी भी राजेशाही से, किसी भी तानाशाही से, किसी भी लश्करशाही से बहुत बड़ी अच्छी शाही होती है जिसका नाम है लोकशाही, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। और ये हम जिस देश में रहते हैं उस भारत देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। देश के लिए गौरव की बात क्या है? कि हमारे देश में लोकशाही है, प्रजातंत्र है, और दुनिया में सबसे बड़ा लोकशाही कौन सी है? भारत देश की। सबसे पुरानी लोकशाही किस देश की है? इंग्लैंड की। और लोकशाही में लोगों का राज होता है, लोग जिस पार्टी को चाहे चुन कर देंगे, लोग जिसको चाहे प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन उस पार्टी ने, उस प्रधानमंत्री ने प्रजा के लिए अच्छा काम नहीं किया, लोगों का कल्याण नहीं किया, या लोगों पर जुर्म, अन्याय, अत्याचार किया, तो अगले आने वाले 5 साल के बाद चुनाव में जनता, प्रजा
उस पार्टी को, उस प्रधानमंत्री को अपनी असली जगह दिखाती और सिंहासन खाली करने को कहती। और हमारे देश में इतिहास में ऐसे कई दाखिले हैं कि जिस किसने भी तानाशाह, हुकुमशाह बनने की कोशिश की, उसे सिंहासन से हटा दिया। क्योंकि इसी हमारी लोकशाही में प्रधानमंत्री हो चुकी इंदिरा गांधी, उसने आपातकाल या आनी बानी लाकर इस देश में हुक्मशाही लाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने चुनाव में उनको अपनी जगह दिखा दी, सिंहासन उसको खाली करने के लिए कहा। और यही सबसे बड़ी इस तरह से कल्याणकारी राज्य होता है कि जहां लोकशाही होगी, प्रजातंत्र होगा। तो ये संदेशा इस तरह से मनमोहन मदारिया इस पाठ के माध्यम से हमें देते हैं। अब परीक्षा की बात करेंगे। परीक्षा में इस पर कई प्रश्न बन सकते हैं। पहले दो प्रश्न तो मैंने इसके पहले ही कहे। प्रश्न हो सकता है कि हंसिनी की भविष्यवाणी में लेखक किसको देश का असली मालिक कहते हैं? कई ऑप्शन आएंगे, राजा, प्रजा, सांसद, विधानसभा। तो उसमें से सही पर्याय क्या होगा? प्रजा। इस देश के असली मालिक कौन है? प्रजा। इस पाठ में कितने लोगों को चुनकर दिया गया? पर्याय हो गए 100, 200, 300, 400। सही पर्याय 300। इसके बाद इस तरह से दूसरा ऐसा प्रश्न बन सकता है कि इस तरह से राजा क्यों दुखी था, सॉरी मंत्री क्यों दुखी था? तो उसको पर्याय हो गए कि इस तरह से राज्य कौन करेगा। तो ऐसे कई प्रश्न इस पाठ पर बनने की संभावना है। और अब यह किताब जो गद्य के विविध आयाम है, ये पूरी की पूरी पढ़ाकर मैंने पूरी की। इस किताब में जो भी 8 पाठ थे, इसमें से किसी भी पाठ को लेकर आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो जरूर पूछिएगा। मैंने ये 8 के 8 पाठ ग्रुप पर आपको पढ़ाई के लिए मैंने भेजे हैं। गद्य संकलन भी मैंने पढ़ाकर पूरा किया है। उसमें एक आध पाठ बचा होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा। पाठ की शुरुआत में मैंने पाठ आपको पढ़ाई के लिए दिया है। प्रारंभ में मैंने 2 पाठ पर एमसीक्यू दिए हैं। जब 2-4 दिनों के बाद या इस हफ्ते के अंत तक मैं आपको स्टडी मटेरियल भेज दूंगा कि 100 प्रश्न, 100-150 प्रश्न मैंने निकाल रहा हूं, उसे किस प्रकार के पर्याय होंगे, उसके उत्तर क्या होंगे, इसका स्टडी मटेरियल मैं आपको भेज दूंगा। उसके जैसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, उसी का अभ्यास कीजिए। पुनः एक बार कहता हूं कि परीक्षा में आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 में से 40 प्रश्न आपको लिखने हैं। 40 प्रश्नों के लिए 60 अंक है। और ये स्टडी मटेरियल, या जिसे हम प्रश्न संच कहते हैं, क्वेश्चन बैंक कहते हैं, मैं इस हफ्ते के अंत तक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। उसका अभ्यास करना है, उसके उत्तर भी मैं दे दूंगा। तो इसको लेकर अब आपके मन में कोई शंका हो तो पूछिए। है किसी को शंका? हेलो, किसको कोई शंका है, कोई प्रश्न? सर, हाँ बोला, बोलो। आप जो क्वेश्चन देंगे उनमें से ही आएंगे ना हमें? उनमें से आएंगे,
यानी कि करीबन इस तरह से देखिए 40 प्रश्न 50 प्रश्न होंगे। अभी मैं तो दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह से 30 प्रश्न तो उसमें से निश्चित आएंगे। अभी देखिए क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला कौन है, यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पेपर आएगा, बराबर है। हाँ सर। लेकिन उसका अभ्यास कीजिए आप, और उससे बेहतर है उसका तो अभ्यास करना ही है आपको, और उसके बावजूद आप पाठ भी पढ़ते जाइएगा। ओके सर। और किसको किसको कोई प्रश्न है? नहीं सर, इतना ही। बोला बोला कोई प्रश्न है, किसको कोई पूछना है? तो देखिए पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने रखा है। नहीं है कोई तो फिर रुक जाएंगे हम। चलो ठीक है।